डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। मकसद यही रहता है कि आप उनसे जागरूक हो सके, अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। डॉक्टर अधिराज मिश्रा, उपायुक्त पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं। बरसात के मौसम में हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस बरसात के मौसम में हमारे पशुओं का देखभाल कर सकते हैं, सो दैट उनको कोई बीमारी ना आ सके। तो अगर हम पशुओं के बारे में बात करते हैं तो पहली बात ये बारिश के मौसम में बात करेंगे। पहला चीज़ हमें देखना है कि हम कैसे पशु का आवास के बारे में क्या प्रबंधन करें। देखिए, पशु का आवास जब हम करते हैं, अगर बरसात की बात करते हैं तो बरसात के मौसम में और हर समय भी ये भी हमें देखना चाहिए कि ये पशु का आवास या जो भी बाड़े हैं वो बाड़ा साफ रहना चाहिए। वो पहला चीज़ है, और सूखा रहना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि ये नमी बहुत ज़्यादा होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बरसात के समय पे पानी भी अंदर, हमारे बाड़े के अंदर पानी आ जाता है। तो पानी को, अगर भी पानी आ गया तो सही नियमित समय पे उसको साफ करना है, और सूखा जितना सूखा रख सकते हैं उसको हमें देखना चाहिए। जब हम आवास बनाते हैं ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, आवास का छत जब बनाते हैं उसके एक ओवरहैंग रहता है, तो वो जो ओवरहैंग रहता है वो एटलीस्ट थोड़ा लंबा ओवरहैंग रखें, सो दैट डायरेक्ट बारिश का पानी अंदर नहीं आ सके, हमारे पशु के आवास पे नहीं आ सके। ये हमें ध्यान देना चाहिए। और इस समय हम देखते हैं कि जो हमारे मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गए, जो टिक्स हो गए, जो कि बहुत सारे रोग के वाहक होते हैं, इस समय इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें पशु के आवास के साथ साथ उसके जो सराउंडिंग है उसको भी हमें साफ रहना चाहिए। पशु का गोबर है, जो मूत्र है, जो उसको हम डिस्पोजल करते हैं उसको भी प्रॉपर डिस्पोजल करना है, सो दैट और सराउंडिंग में ज़्यादा पानी ना जम सके जिसमें मच्छर ये पैदा हो सके, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ अगर हम बात करेंगे कि इस समय देखिए बहुत अच्छा हरा चारा भी मिल जाता है हमारे पशुओं के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ मिल सकता है। पर एक ये चीज़, जैसे वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, पशु का आहार हम जहाँ रखते हैं, पशु का आहार में फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि पशु का आहार हम जहाँ रख रहे हैं वो थोड़े, जो पशु के घर में रख रहे हैं या कहीं पे रख रहे हैं, वो नीचे फर्श पर ना रखें, थोड़ा हाइट पे रखें, सो दैट उसमें नमी वो अट्रैक्ट ना करें, सो दैट उसमें फंगस का ग्रोथ ना हो सके। इसको देखें, सेम चीज़ हम ये भी बात करेंगे, जो सूखा चारा दे रहे हैं उसमें भी, पुआल या जो भी हम दे रहे हैं उसमें भी ये देखना चाहिए कि वो भी कहीं पानी से भीग के वो थोड़ा मतलब कंडीशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसको हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक अगर हम आहार की बात करते हैं, ये आहार के बारे में ये हो गया। तीसरा चीज़ हम बात करेंगे, जो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे रोग की संभावना हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मक्खियाँ हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, जो टिक्स होते हैं वो भी पशु में आ सकते हैं, और टिक्स और ये मच्छर मक्खियाँ से बहुत सारे बीमारी में फैल सकते हैं। आपको सबको पता होगा लंपी स्किन डिजीज़, वो कितना खतरनाक बीमारी था 2-3 साल पहले हमारे भारत में, और अभी उसका टीका भी आ गया है। तो मैं सबको ये अनुरोध करूँगा कि उसका, आपके पास अगर बड़े पशु हैं, गाय हैं, तो उसका टीकाकरण जरूर करा लेना चाहिए लंपी स्किन डिजीज से। इसके अलावा अगर देखेंगे, ये सीजन में गलघोटू करके भी और एक बीमारी होती है जिसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे घर में बड़े जानवर जैसे गाय और भैंस हैं, तो उनको गलघोटू का भी हमें टीकाकरण करा लेना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे ब्लैक क्वार्टर करते हैं, ब्लैक क्वार्टर करके एक बीमारी होते हैं जिसमें कि पशु थोड़ा लंगड़ाता है, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए कि उसका भी टीकाकरण किया जाता है। उसका भी टीकाकरण आप निकटतम जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात करके ये सहायता लेके टीकाकरण करा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके साथ,
अगर आपका पशु कहीं पे बीमार आप देखते हैं तो पहला चीज है उस पशु को वो कैसे बीमारी का लक्षण हमें पता चलेगा कि वो सही से खा नहीं रहा है या उसके जो सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो ये कुछ लक्षण हम देख सकते हैं जिसमें पशु का बीमारी का लक्षण हमें पता चलता है। तो वो देखते हैं तो उस पशु को हम नॉर्मल पशु से थोड़ा अलग रखें, ये करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा चीज भारत सरकार पशुपालन विभाग से हम चला रहे हैं जिसको हम 1962, ये एक हेल्पलाइन भारत पशुधन के अंदर ये है, ये हेल्पलाइन है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, आपके पशु की जो भी बीमारी है आप कॉल करने से जो हमारा नेशनलाइज्ड कॉल सेंटर है सारे राज्यों में ये है, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो हमारे जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो मोबाइल वेटनरी यूनिट आपके घर पर पहुंच के, उसमें पशु चिकित्सक भी रहते हैं, कुछ मिनिमम मेडिसिन भी रहते हैं, वो आपके घर पहुंच के ट्रीटमेंट और कुछ सलाह भी आपको दे सकते हैं। तो ये आप पशु के लिए अगर कोई बीमारी होता है तो ये आप देख सकते हैं। टीकाकरण के बारे में भी मैंने बताया। और आप देखते हैं कि मुख्य चीज रहता है ये, जैसे हमारे मच्छर हो गए, मक्खियां हो गए, उसका कंट्रोल भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है अगर हम मानसून सीजन की बात करते हैं। तो क्या करना चाहिए, देखिए कुछ कुछ समय पे आप अपना जो पशु का बाड़ा है या पशु का आवास जो है उसको तो पानी में धोना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। ड्राई रखने के साथ साथ बीच में हमें कुछ डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग भी करना चाहिए। ये डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग करने से ये जो मच्छर होते हैं, मक्खियां होते हैं या टिक्स होते हैं, ये टिक्स पशु से निकल के, पशु को तो आपने नहला दिया अच्छे से, ये डिसइंफेक्टेंट अप्लाई कर दिया, ये निकल के आपके पशु के आवास के अंदर रह जाते हैं। तो उसको भी हमें, आवास को भी बीच बीच में एटलीस्ट महीने में एक बार प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, डिसइंफेक्शन करना चाहिए, जिससे कि ये टिक्स भी निकल जाएं जो कि पशु के आवास में कहीं पे वो क्रैक्स क्रेविसेस में रह जाते हैं, वो निकल के आ जाएं। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये टिक्स की बात हम अगर करते हैं, ये टिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीमारी जो होता है, बेबेसिया एक होता है, थिलेरिया एक होता है, एनाप्लाज्मा होता है, ये सारे ब्लड प्रोटोजोन डिजीजेस होते हैं। ये ब्लड प्रोटोजोन डिजीजेस हमारे पशु में फैलते हैं। तो इसको बचाव के लिए टिक का कंट्रोल हमें बहुत अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। मॉनसून के समय सर्दियों की खेती में आप कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, इस संदर्भ में क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के गंगोपाध्याय, अध्यक्ष सब्जी विज्ञान संभाग, आईराय पूसा, नई दिल्ली। आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान में। अभी बरसात का मौसम आ चुका है, बादल है, बारिश होना शुरू हो गया। इस समय जो सब्जी किसान भाइयों लगा सकते हैं वो है मिर्ची, टमाटर, बैगन और कद्दू वर्गीय सब्जी लगा सकते हैं, खीरा, नेनुआ, लौकी, और इसके अलावा भी भिंडी लगा सकते हैं और काउपी लगा सकते हैं। और शाकीय सब्जी में फिर चौलाई लगा सकते हैं। और ये अगेती गोभी जो होता है वो भी लग सकता है इस समय में। ये कद्दू वर्गीय फसलें जो है ये बिजाई किया जाता है ज़मीन पे, और बाकी जैसे टमाटर, मिर्ची, बैगन, अगेती गोभी, ये सब फसलें के जो है सीडलिंग लगाया जाता है, रोपाई किया जाता है। कद्दू वर्गीय फसलें हम लोग जो है नाली में लगाने की बोलते हैं। नाली की, दो नाली की दूरी करीब करीब 3 मीटर रखा जाता है, और पौधे के बीच में जो कम बेल जिसकी लंबाई है उसकी हम लोग 60 सेंटीमीटर बोलते हैं, खीरा जैसा। और नेनुआ, लौकी, ये कद्दू वर्गीय फसलें के लिए हम लोग करीब 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की दूरी हम लोग बताते हैं किसान भाइयों को लगाने के लिए। और ये जो हम लोग पौधशाला में उगाते हैं, उसके लिए जो है पौधशाला बनाने का एक तरीका है। अगर हम ज़मीन में करते हैं तो कम से कम पौधशाला जो है हम बेड क्यारी बनाते हैं। क्यारी जो है 9 इंची ऊंचा होना चाहिए, और क्यारी की चौड़ाई करीब 1 मीटर और लंबाई
ज़मीन के हिसाब से लेना चाहिए। और ये क्यारी बनाने के लिए पहले तो मिट्टी में केमिकल दिया जाता है कि जो मृदा जनित तो जो भी बीमारी है, जो भी वो मर जाए। उसके बाद क्यारी पे 2 इंची की दूरी पे लाइन खींचकर जो है बिजाई किया जाता है। और फिर बिजाई को 1 महीने बाद जैसे पौध बन जाता है तो उसकी रोपाई किया जाता है। ये नर्सरी बनाने का जो है, इसमें कीड़ा और बीमारी को रोकने के लिए दवाई का जो है इस्तेमाल किया जाए। बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। थायराम या कैप्टन 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से बीज शोधन करके बिजाई किया जाए। इससे जो है जो पौध बनेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कीड़े और बीमारी से मुक्त रहेगा। इससे जब आप रोपाई करेंगे, शुरुआत में जो है पौध का एस्टेब्लिशमेंट जो है अच्छा होता है। अच्छा बीज, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट जब पौध ज़मीन पे हो जाए तो अच्छे फसल की आप उम्मीद कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। मत्स्य पालन के क्षेत्र में हरियाणा करनाल के नीरज चौधरी ने, बता दें आपको, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है और अपने इस व्यवसाय में अपार सफलता हासिल की है। तो किस तरह से उन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाया है, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है, आइए जानते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। नीरज चौधरी पिछले 12 वर्षों से मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके पिता सुल्तान सिंह साल 1983 से मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पिता के अनुभव और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर नीरज ने भी मत्स्य पालन को अपने रोजगार के रूप में अपनाया और इसे नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ाया। 40-42 वर्ष मेरे पिताजी ने इस इंडस्ट्री को दिए हैं और जो उन्होंने उनका अनुभव और जो चीज़ें अचीव की हैं, अगर हम उसे आगे परस्यू नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लिप्त हो जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने मत्स्य पालन अपनाया और जैसे पढ़ाई करने के बाद मैंने मत्स्य पालन को अपनाया तो कहीं ना कहीं अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसमें टेक्निकल तरीके से मत्स्य पालन को अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं मुनाफा जो है प्रति एकड़ कह लो या आप कम जगह से ज़्यादा उत्पादन कह लो, ये आप चीज़ें जो है अच्छे से कर पाते हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर जानकारी हासिल करने के लिए नीरज ने देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने फिश प्रोसेसिंग और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का अध्ययन किया और कई देशों की यात्रा करके वहां की उन्नत तकनीकों को समझा। इसके बाद उन्होंने कम जगह, कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली तकनीकों को अपने व्यवसाय में शामिल किया। आपकी कम जगह के अंदर
ज़्यादा उत्पादन लेना, इसको रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। कम जगह में, कम पानी में और कम फीड में मछली उत्पादन, उसको बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसी के साथ साथ किस तरीके से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मछलियाँ, जिनका महंगा मछलियों का जो बाजारीकरण है, जिनका ज़्यादा भाव मिलता है लोगों को, उन मछलियों को अपना करके कैसे अपनी जो आजीविका है प्रति एकड़ बढ़ा सकते हो। तो इन चीज़ों में मैंने काफ़ी काम किया है। साथ ही साथ जैसे परंपरागत तरीके से हम मछली पालन की हैचरी कर रहे थे, हमारे साथ काफ़ी फार्मर जुड़े हुए थे, क्योंकि लगभग 5 से 7 स्टेट्स को जो है हम मछली का बीज उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास 1983 से यहाँ पे मछली की हैचरी लगी हुई है, जिसके अंदर हम लगभग 14 से 15 किस्म का बीज उत्पादन करते हैं। और इन सभी राज्यों को, जो हमारे नज़दीक के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, यूपी, इन सब को हम जो है बीज उपलब्ध कराते हैं। नीरज चौधरी का मानना है कि मत्स्य पालन किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी जरिया है। वे किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनका कहना है कि सही तकनीक, उचित प्रशिक्षण और सरकारी सहायता के माध्यम से किसान मत्स्य पालन को अपनाकर अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया था कि 4 जुलाई से 4 अगस्त तक चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान से वो जरूर जुड़े। जी हाँ, जहां भी वर्षा होती है उस पानी को संरक्षित करके रखें, जिससे फायदा हो सकता है कि हम इसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। भूजल स्तर को भी बढ़ाने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। तो कैच द रेन कैसे लाभकारी साबित हो सकता है, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के बारे में। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वर्षा जल सहेजने और भूजल को रिचार्ज करने का आह्वान किया है। उनका ये आह्वान यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे ठीक सामने मंडराता भयंकर जल संकट है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद सहित भारत के 21 शहरों में भूजल खत्म होने के कगार पर है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 2030 तक देश की 40% आबादी पानी की किल्लत का सामना कर रही होगी और 2050 तक शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग 80% तक बढ़ जाएगी। साथ ही 2040 से 2080 के बीच भूजल 3 गुना तक गिर जाएगा। देश के 15 राज्यों में भूजल निकासी रिचार्ज से जाया है, बल्कि बिहार में तो उपलब्धता से 3 गुना अधिक भूजल निकाला जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेड जोन में है। पंजाब के 22 में से 18 जिलों का भूजल रेड लेवल पर आ चुका है। पश्चिम बंगाल के 78 लाख ग्रामीण पेयजल संकट में है। महाराष्ट्र के 2,994 बांधों में पानी घट चुका है। गुजरात के 50% गांवों में जल संकट है। कर्नाटक के जलाशय भंडार घटकर 38%, जबकि आंध्र प्रदेश के 51% रह गए हैं। उत्तराखंड में 1 लाख प्राकृतिक जल स्रोत सूखने के कगार पर हैं और यहाँ के 4,000 गांव जल संकट का सामना कर रहे हैं। भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी है। यहाँ जल की उपलब्धता केवल 4% है। इतने से पानी से हमें विश्व की 17.5% जनसंख्या और 11.6% मवेशियों की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। अच्छी बात यह है कि बारिश के रूप में हमारे पास पानी की अकूत व्यवस्था है। देश में सालाना औसतन 3,880 अरब घन मीटर बारिश होती है। बस जरूरत है इसे सहेज कर रखने की। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज बात करेंगे इनाम एप्लीकेशन की। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके तहत आपको बता दें देश के अलग अलग क्षेत्रों की 1500 से भी ज्यादा मंडियां लिस्टेड है। वहां पर आप विभिन्न जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। किस स्तर पर बिकवाली हो रही है इसका जायजा ले सकते हैं और फिर उच्चतम स्तर पर बिकवाली करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इनाम एप्लीकेशन कैसे बन सकता है आपका साथी, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। ई नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी,
1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं क्या सवाल लेकर आए हैं एआई एंकर कृष आज हमारे सभी दर्शकों के लिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। किस तत्व की कमी से शीर्ष कलिका प्रभावित होती है? ए कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी पोटाश, डी मैग्नीशियम। सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम पौधों में अगतिशील पोषक तत्व है, इसलिए इसकी कमी होने पर यह पुराने भागों से नए भागों तक नहीं पहुंच पाता और सबसे पहले शीर्ष कलिका तथा नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। कैल्शियम की कमी से शीर्ष कलिका का विकास रुक सकता है या वह सूख सकती है, नई पत्तियां मुड़ने लगती हैं तथा जड़ों और कोमल ऊतकों का विकास भी प्रभावित होता है। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ। नमस्कार। तो ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हो रही होंगी। बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। दोबारा देखना चाहते हैं हमारा एक कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार।